हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फेज़ डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पर दो वेव्स दिखाई गई हैं, ए और बी। और आप यहाँ से देखिए कि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट दोनों वेव्स का ओरिजिन है। जैसे जैसे ऊपर वाली वेव इंक्रीज़ कर रही है, वैसे वैसे हमारी नीचे वाली वेव का भी पॉजिटिव हाफ का मैक्सिमम आ गया है। डाउनफॉल भी दोनों वेव्स का इकट्ठा ही स्टार्ट हुआ है। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं कि ये फेज़ के अंदर हैं, या कहिए इनके बीच का जो फेज़ डिफरेंस है, एंगल का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 0 डिग्री का है। तो ऐसी वेव्स जो राइज और फॉल टुगेदर करती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, तो उनको क्या कहा जाएगा कि वो वेव्स हमारी फेज़ के अंदर हैं। सिमिलरली कौन सी वेव्स ऐसी हैं जिनको हम ये कहेंगे कि वो आउट ऑफ फेज़ हैं, या उनके बीच में जो फेज़ एंगल है वो हमारा 180 डिग्री का बनता है। तो अब यहाँ देखिएगा, इस वेव में ये क्रस्ट है और उस टाइम इस वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इस वेव को देखें तो ये आपका यहाँ पर नेगेटिव हाफ आ चुका है। तो यहाँ पर आपके पास क्रस्ट है, यहाँ पर ट्रफ है, फिर यहाँ पर देखिएगा ट्रफ है इस वेव का, तो ये उस वेव का क्रस्ट है। इसका मतलब जब ये वेव राइज कर रही है तो ये फॉल कर रही है, और ये फॉल कर रही है तो ये राइज कर रही है। तो वेव्स आउट ऑफ फेज कहलाएंगी when one wave reaches its crust while other wave fall to its trough। तो ट्रफ पर अगर चली जाएगी तो आपके अपोजिट फेज के अंदर कहलाती हैं, या आउट ऑफ फेज कहलाती हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बीच में जो फेज डिफरेंस है या एंगल का जो डिफरेंस है वो है 180 डिग्री का। तो जो फेज़ डिफरेंस है वो डिसाइड करता है कि दो वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगी तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरेगा, या क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिरेगा, या कहीं इंटरफेरेंस के अंदर हमें डार्कनेस मिलेगी या हमें ब्राइटनेस मिलेगी। तो अब देखिएगा फेज़ डिफरेंस को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स कैन चेंज, बिल्कुल चेंज हो सकता है इफ़ द वेव्स ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, या डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। तो आप याद कीजिएगा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी एक वेव म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में जाती है तो वेव लेंथ जो है हमारी लैम्डा बाय म्यू हो जाती है। तो वेव लेंथ से ही हमें यहाँ पर फेज़ डिफरेंस मिल रहा है। वेव लेंथ जो है वो हमें क्या करती है, फेज़ डिफरेंस की वैल्यू दे जाती है। तो सोच के देखिएगा कि अगर हम ये वाला केस ही ले लें, यहाँ पर जैसे कि हमारा ये केस था, इन फेज़ थी हमारी ये दोनों वेव्स। बाय चांस कंसीडर कीजिएगा यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक की शीट लगा दी है, और अगर प्लास्टिक की शीट या ग्लास शीट लगा दी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, हमारा म्यू हो जाएगा। अब यहाँ तक वेव हमारी किसके अंदर थी, इस पोर्शन तक वेव हमारी इन फेज़ थी, दोनों इकट्ठा राइज और फॉल कर रही थी। लेकिन बाय चांस अगर यहाँ पर अब हमने प्लास्टिक की शीट या ग्लास शीट लगा दी तो ये वेवलेंथ हमें नहीं मिलने वाली। हमें पता है वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब ये छोटी हो गई है यहाँ पे, तो जब वेव बाहर निकलेगी तो वेव बाहर कुछ इस तरीके से निकल रही होगी। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर तो इसका आ गया ट्रफ, और यहाँ पर हमारी वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फेज़ का डिफरेंस है कितना आ गया, वो 90 डिग्री हो गया है। और जबकि देखिएगा स्टार्टिंग से दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा था, 0 का आ रहा था। तो जैसे ही हम मटेरियल ऐड करते हैं, किसी मटेरियल में से वेव को पास करते हैं, तो वेवलेंथ में चेंज आ जाता है। तो वेवलेंथ में चेंज आने की वजह से हमारा जो एंगल है दोनों के बीच का, जिसको हम फेज़ डिफरेंस कह रहे हैं, फेज़ एंगल कह रहे हैं, वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ देखेंगे हम किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेज़ एंगल पर, या हमारे जो पाथ डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज़ एंगल आता है उस पर किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है। तो कंसीडर कर लीजिए कि n1 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं, वेवलेंथ कह दीजिए। देयर आर इन द लेंथ l ऑफ मीडियम 1, सो वेवलेंथ इन मीडियम 1 इज़। अब इसका मतलब देख लीजिएगा, इसका मीनिंग क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर। हमें अगर एयर के अंदर वेव दे रखी होती तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती,
लैम्डा होती। अब हमें मीडियम दिया गया है वन, फर्स्ट मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर आपने इस वेव को मूव करवा दिया तो इस वेव की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और अब नई वेवलेंथ डिक्रीज होकर हमें मिल जाएगी लैम्डा टाइम्स ऑफ म्यू वन। तो हमारा लास्ट जो रिजल्ट था पिछले अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो इसी सीरीज़ का, तो यहाँ पर याद कीजिएगा कि लैम्डा आपके पास एयर के अंदर रेडिएशन की वेवलेंथ है, और जब आप इस रेडिएशन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू किसी मीडियम में मूव करवाते हैं तो नई वेवलेंथ लैम्डा म्यू हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम को हमने क्या नाम दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू वन कह दिया, और जो नई वेवलेंथ मिलेगी उसको हमने लैम्डा टाइम्स ऑफ म्यू वन कह दिया है। अब यहाँ पर ये n1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसीडर कीजिएगा कि आपके पास है इतनी लंबी सी लेंथ, और इस लेंथ के अंदर हमारे पास बन रही हैं वेव्स, और इन वेव्स का नंबर हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, n1 से। तो n1 जो है हमारी l लेंथ के अंदर बनने वाली नंबर ऑफ वेव्स हैं। तो अब अगर हमने फर्स्ट मीडियम में से इनको निकाला है और फर्स्ट मीडियम में n1 नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ सिंगल वेव, तभी तो नंबर ऑफ वेव्स का पता चलेगा। यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ वेव्स निकालनी है, तो ये मुझे पता है, ये मेरे पास है लैम्डा, तो मुझे नंबर ऑफ़ वेव्स निकालनी है, तो टोटल लेंथ में से को डिवाइड करवा दीजिए लैम्डा से, तो आपको नंबर ऑफ़ वेव्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने यही किया है, फर्स्ट मीडियम के अंदर एल लेंथ जब रेडिएशन ने कवर कर ली तो रेडिएशन की वेवलेंथ थी लैम्डा म्यू वन, तो मीडियम के अंदर नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी बन गई हैं, n1 बन गई हैं, और लैम्डा म्यू वन की वैल्यू आप जानते हैं लैम्डा अपॉन म्यू वन थी, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो ये कंसीडर कीजिएगा, ये चीज़ जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिएगा कि हम ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसीडर कर सकते हैं आप, म्यू वन है ये, इसकी जो वेवलेंथ आएगी लैम्डा म्यू वन है, इसके अंदर जो वेव नंबर बन रहे हैं वो n1 बन रहे हैं। सिमिलरली आप एक मीडियम और कंसीडर कीजिए और उस मीडियम के अंदर n2 नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं, लेंथ l ही कंसीडर की है, मीडियम सेकंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, तो अब हमारी जो नई वेवलेंथ है, एयर के अंदर वेवलेंथ लैम्डा ही थी, लेकिन नए मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, जब आप उसमें से रेडिएशन को पास आउट करेंगे तो नई वेवलेंथ आ जाएगी लैम्डा म्यू टू। तो अब ये कंसीडर कर लीजिएगा, ये वाला केस, इस केस में मान लीजिए कि अब वेव्स जो हैं आप ऐसे मीडियम में से मूव करवा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, तो नई वेवलेंथ बन गई आपकी लैम्डा म्यू टू, तो नंबर ऑफ़ वेव्स यहाँ पर कितनी बन गई हैं आपकी, n2 बन गई हैं। तो n2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करवा देंगे हम यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे एक वेव की लेंथ से, यानी कि वेव लेंथ से। लैम्डा म्यू टू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू टू यहाँ पर हम रख चुके हैं, तो दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिएगा, ऊपर हम कह रहे हैं कि n1 नंबर ऑफ़ वेव्स बन गई हैं, नीचे हम कह रहे हैं कि n2 नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास आ गई हैं। तो अब n1 अगर मान लीजिए 1.5 वेव दे रहा है, n2 मान लीजिए 2 वेव दे रहा है, तो आपको पता है कि n1 अगर ऊपर क्रस्ट पहुँचाएगा तो n2 नीचे उस टाइम क्या पहुँचा रहा होगा, ट्रफ पहुँचाएगा। तो ये जो आपका n2 और n1 का नंबर है, ये डिसाइड करेगा कि आखिरी में जो सुपर इम्पोजिशन के पॉइंट के ऊपर दोनों वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको स्क्रीन के ऊपर पैटर्न कौन सा मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने n2 की वैल्यू और n1 की वैल्यू जो है निकाल ली है, तो अब हमें फेज़ डिफरेंस फाइंड करना है। टू फाइंड फेज़ डिफरेंस वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर ऑफ n1 फ्रॉम लार्जर ऑफ n2, तो हमने मान लिया है, और आपको पता है कि n2 लार्जर कब होगा, नंबर्स ज़्यादा कब आएंगी, जब वेवलेंथ छोटी होगी। वेवलेंथ छोटी कब होगी, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इज़ ग्रेटर दैन म्यू वन,
तो म्यू2 के अंदर बनने वाली वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। वेवलेंथ छोटी होगी तो गिवन लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा बन जाएंगी, तो n2 इज़ ग्रेटर देन n1 हो जाएगा। तो n2 माइनस n1 जब हम करेंगे, व्हाट विल वी गेट, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, n2 माइनस n1 करते ही तो वैल्यू पीछे से रखिएगा, लैम्डा म्यू2 डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n2, और लैम्डा म्यू1 डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज़ इक्वल टू n1। ये जो n2 और n1 है, ये अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे बात कर रहे थे कि पहले मीडियम ने मान लीजिए कि 1.5 वेव दी है, उसमें से जब रेडिएशन पास किए तो वेवलेंथ इतनी छोटी हो गई कि 1.5 वेव दे रही है। लेकिन सेकंड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, उसमें वेवलेंथ आपकी और छोटी हो जाएगी। तो वेवलेंथ लेंथ उतनी ही रखी हमने एल दोनों केसेस में, तो इसमें वेवलेंथ बड़ी है, इसमें वेवलेंथ छोटी हो गई। तो अब देखिएगा इस वेवलेंथ के छोटे बड़े होने की वजह से यहाँ पर तो हमें मिल रहा है क्रस्ट, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ट्रफ मिल रहा है। तो इन दोनों नंबर्स को, जो वेव नंबर हैं आपके, कितनी वेव्स बन रही हैं, दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आखिरी पॉइंट पे कौन सा पोर्शन वेव का कौन से पोर्शन के ऊपर सुपर इम्पोज करने वाला है। तो n2 माइनस n1 ये आपके पास आ गया एल डिवाइडेड बाय लैम्डा म्यू2 माइनस म्यू1। लैम्डा आपकी एयर के अंदर वेव की वेवलेंथ है, एल आपके पास ये डिस्टेंस है जो दोनों मीडियम में हमने कंसीडर किया था, जिसका हमने वेव नंबर निकाले हैं ये, म्यू2 सेकेंड मीडियम और म्यू1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर मान लीजिए अ फेज डिफरेंस ऑफ 1/2 लैम्डा पुट्स वेव एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज। अब कैसे हुआ ये, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर यही तो हो रहा था कि इन दोनों के बीच में आधी वेव का ही तो फ़र्क आ रहा था। ऊपर आपके पास आ रही थी 1.5 वेव, नीचे पूरी आपकी 2 कंप्लीट वेव आ रही थी। दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें वेव का, तो हाफ वेव का फ़र्क था। हाफ वेव का फ़र्क आते ही ये आउट ऑफ फेज़ हो गई। आउट ऑफ फेज़ का मतलब आप जानते हैं, इनके बीच में फेज़ डिफरेंस कितने का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। तो जैसे यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि 1/2 लैम्डा आपके पास डिफरेंस आ गया है फेज़ का, तो यहाँ पर वेव एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज़ हो जाएंगी। इफ़ वेव हैव इक्वल एम्पलीट्यूड एंड रीच अ कॉमन पॉइंट दे अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस लाइन का मीनिंग समझिएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। सोचिएगा कि वेवलेंथ में तो चेंजेस आ गए, लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों वेव का सेम है। इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड के इक्वल है, ये मान के चलिएगा कि ऊपर वाली वेव का एम्पलीट्यूड भी ये है, नीचे वाली वेव का भी एम्पलीट्यूड हमने ए ही कंसिडर किया। तो अब आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव ए है और इसके लिए हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कह देंगे। अब ये जब दोनों सुपर इम्पोज करेंगे ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस ए, तो टोटल रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। आपको एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा रिजल्टेंट वेव का, ज़ीरो। अगर एम्पलीट्यूड ज़ीरो है तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब जब ऐसा ये वाली सिचुएशन आने वाली है तो हमें स्क्रीन के ऊपर डार्कनेस मिलने वाली है, और इसी को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जो वेव्स आउट ऑफ फेज क्या कर रही हों, इंटरफेयर कर रही हों या सुपर इम्पोज कर रही हों, तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। उसके बाद देखिएगा ये डार्कनेस हमें यहाँ पर मिल जाएगी with a phase difference of 0 1 wavelength to wavelength, they undergo fully constructive interference resulting जो सिचुएशन होगी वो ब्राइटनेस की होगी फॉर ए गिवन पॉइंट। अब इस चीज़ का मीनिंग देखिएगा क्या है। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले से भी दो वेव पहुंचा देते, नीचे वाले से दो आ ही रही है, तो दोनों के बीच में दो वेव यहाँ दो वेव यहाँ, 2 माइनस 2 कितना हो जाता, ज़ीरो। सिमिलरली अगर यहाँ ऊपर से हम दो वेव पहुँचा रहे हैं और नीचे मीडियम थोड़ा सा और ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम या ऐसा मीडियम रख देते जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो नीचे दो वेव जाने के बजाय तीन हो सकती थी। तो सोचिएगा ऊपर तो पूरी दो वेव बन रही है, नीचे पूरी तीन बन रही हैं। तो आप डिफरेंस देखेंगे वेव्स का, तो यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो हैं, तो होगा क्या, आखिरी में आप देखेंगे तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ए
यहाँ पर भी ए, तो दोनों को अगर जब आप ऐड करेंगे ए प्लस ए मिल जाएगा हमें 2a, और 2a जो है आपके पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा। और आपको पता है इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी 4a का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर ब्राइटनेस मिलने वाली है, और इस टाइप का जो इंटरफेरेंस है, सुपर इम्पोजिशन है, वो कहलाता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमें ब्राइटनेस मिलने वाली है। तो ये यहाँ से देखिए हमें पता चल गया कि अगर हाफ वेव का डिफरेंस आ रहा है 0.5 लैम्डा का डिफरेंस आ रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर हमारे पास 0 1 2 3 वेव का डिफरेंस आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। लेकिन बाय चांस लैम्डा, ये जो n2 - n1 की वैल्यू हमने निकाली है, ये यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेट, मान लीजिए ये 1/2 भी ना आए, ये कंसिडर कर लीजिए 0 1 2 भी ना आए, ये मान लीजिए कि रिजल्ट आ गया हमारा 0.6। अब 0.6 का मीनिंग देखिएगा क्या इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जब आप ये कह रहे हैं कि 0.6 का डिफरेंस आ रहा है तो हमें इंटरमीडिएट सिचुएशन मिल रही है। ये 0.6 0.5 के पास में है। 0.5 का मतलब है 1/2 वेव का फ़र्क। 1/2 वेव के डिफरेंस का मतलब है क्रस्ट के ऊपर गिरेगा ट्रफ। तो 0.5 तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। 0.5 से थोड़ा सा आगे चलेंगे 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 इज लाइन क्लोजर टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन ये पूरा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, एक हल्का सा क्रस्ट ट्रफ के ऊपर गिर रहा है, तो हल्का सा यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड मिलने वाला है, और एम्पलीट्यूड अगर मिलने वाला है तो इंटेंसिटी मिलने वाली है। इट मीन्स वी आर हैविंग अ डिमली इल्यूमिनेटेड कॉमन पॉइंट। तो अगर n2 - n1 की वैल्यू 0.6 के करीब आ रही है, 0.4 के करीब आ रही है, दैट इज़ वेरी नियर बाय टू 0.5, एंड 0.5 इंडिकेट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। So it means 0.6 and 0.4 are close to destructive interference but not indicating total destructive interference. They are having some sort of amplitude, and due to that sort of amplitude we get some illumination. तो कुछ ना कुछ हल्की सी डिम लाइट हमें स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं अ फेज डिफरेंस ऑफ वन वेवलेंथ इज इक्वलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई रेडियन कहिए या 360 डिग्री कहिए। तो ये हमें पता ही है कि जब आप एक वेव को इंडिकेट करते हैं तो स्टार्टिंग अगर आप 0 डिग्री से करते हैं तो ये 0.90 डिग्री का है, ये 180 डिग्री का है, ये 270 डिग्री को इंडिकेट करता है, और ये 360 डिग्री को इंडिकेट करता है। और अगर हम ये कह दें कि एक और वेव है और इस वेव में आपकी पूरी बन रही हैं 2 वेव, यहाँ पर 2 बन रही हैं, यहाँ पर 1 बन रही है, यहाँ पर 2 बन रही हैं। तो पूरी वेव का डिफरेंस आ गया, पूरी एक वेव का डिफरेंस है। पूरी एक वेव के डिफरेंस का मतलब कितना है, 360 डिग्री का डिफरेंस है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन का डिफरेंस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फेज़ डिफरेंस। और फेज़ डिफरेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है इंटरफेरेंस फिनोमिना में। इफ़ यू नो द फेज़ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स यू कैन ईजिली फाइंड आउट वेदर ऑन स्क्रीन यू विल हैविंग अ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा, वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल पाथ, एंड वी विल डिस्कस अबाउट path length difference, and this is all about today's lecture। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं।